एक स्वतंत्र देश के लिए उसका संविधान, उसकी पहचान, उसकी आन और उसका आधार होता है। किसी भी देश के लिए ये संविधान उसके भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को समाहित करता है। इतिहास की वो धरोहर होता है, वर्तमान की व्याख्या करता है और भविष्य के लिए मार्गदर्शन करता है। जब कोई भी देश सामने आता है एक स्वतंत्र अस्तित्व को बनाने के लिए, तो ये संविधान ही उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के परिणाम स्वरूप भारत ने अपने लिए एक स्वतंत्र अस्तित्व बनाया था। साम्राज्यवाद की बेड़ियों को तोड़ने के पश्चात उसको आवश्यकता थी एक ऐसे सुदृढ़ संविधान की जो उसका मार्गदर्शन कर सके। पूरी आजादी के आंदोलन में साम्राज्यवाद को दूर करने के लिए बहुत से प्रयास हुए थे। हम लोग ने राष्ट्रवाद को अपना बल बनाया था। सौहार्द और संवेदना के साथ पूरे आंदोलन में भारतीयों ने साथ दिया था। लेकिन इस समय एक ऐसे ग्रंथ की आवश्यकता थी जो हमें आगे भी संचालित कर सके। ये संविधान बनाने का काम हमने अपनी संविधान सभा को सौंपा। ये नई सभा नहीं बनाई गई थी। जिस समय आजादी के पूर्व अविभाजित भारत में एक सभा 9 दिसंबर 1946 को बनाई गई, उसका कार्य केवल विधायिका का था। लेकिन आजादी मिलने की उम्मीद में हमने उसी को संविधान सभा का नाम दे दिया। 9 दिसंबर 1946 को बनी हुई ये सभा आगे चलकर एक संविधान सभा में परिवर्तित हो गई और पहला अधिवेशन इसका 14 अगस्त 1947 को बुलाया गया। इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक उद्देश्य संदेश प्रस्तुत किया गया। इस उद्देश्य संकल्प को हमने आधार बनाया अपने आगे आने वाले संविधान का। इस उद्देश्य संकल्प को 22 जनवरी 1948 को अंगीकृत भी किया गया और आज हमारे संविधान में ये एक महत्वपूर्ण स्थान पाता है हमारी उद्देशिका के रूप में। संविधान को हमने 1950 में लागू किया, वो अनायास ही प्रकट नहीं हुआ था। इसकी एक सुदृढ़ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। इसमें अनेक लोगों का योगदान है और 100 से अधिक वर्षों का इतिहास है जो कि समाया हुआ है। असंख्य लोगों के योगदान से, अनेक प्रकार के प्रयासों से हमने इस संविधान को तैयार किया। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, इस लंबी अवधि में अनेक प्रकार के विवाद और बहस के बाद हम लोग एक संविधान के ऊपर राजी हो पाए। 26 नवंबर 1949 को संविधान को हमने पूरी तरह बनाकर तैयार कर लिया, लेकिन लागू नहीं किया। लागू करने के लिए पहले से ही निश्चित था कि ये 26 जनवरी के दिन ही लागू किया जाएगा। लेकिन 26 नवंबर 1949 को जब संविधान कंप्लीट किया गया, पूर्ण किया गया, उस समय हमने माना कि ये हमारा संविधान दिवस के रूप में महत्वपूर्ण दिन होगा। आज भी हम इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। हर्ष और गौरव के साथ उस दिन को याद करते हैं जब संविधान सभा ने अपने कार्य को पूर्ण किया था। इस कार्य को पूर्ण करने में बहुत से लोगों ने योगदान दिया। सभा ने अपना काम किया, साथ में उन लोगों का भी योगदान हम स्वीकार करते हैं जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान अपना कहीं न कहीं कोई विचार व्यक्त किया था, किसी प्रकार की मांगे रखी थी। उन सब चीजों को हमने संविधान में जब सम्मिलित किया तो ये कह सकते हैं कि ये संविधान केवल उन 284 लोगों की रचना नहीं है जो कि उस संविधान सभा में उपस्थित थे, बल्कि उन सब असंख्य लोगों की रचना है जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में किसी भी प्रकार की भागीदारी निभाई थी। उद्देशिका भी अपने आप में आखिरी पंक्ति में यही कहती है कि हम भारत के लोग अपने आप को ये संविधान देते हैं। We the people of India give to ourselves this constitution। ये पंक्ति अपने आप में ये दिखाती है कि ये भारतवर्ष अपने लोकतंत्र को कितना सम्मान देता है, अपनी जनता को किस प्रकार से संप्रभु मानता है। साथ में उद्देशिका ये भी कहती है कि हम स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आधार पे ही पूर्ण संविधान को कार्य कराएंगे।
इसलिए ये उद्देशिका के जो संदेश हैं ये अपने आप में संविधान की आत्मा है, संविधान का सार है और यही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे संविधान का है, जो कि उद्देश्य संकल्प के आधार पर बना था और आज भी हमारे लिए एक तरीके से निचोड़ है हमारे संविधान का। वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना है हमारी संस्कृति का भी आधार है और हमारे संविधान का भी। इसी को हमने अपनी उद्देशिका में दिखाया हुआ है। संविधान सभा के अथक प्रयासों और परिश्रम के परिणाम स्वरूप जो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था तैयार की गई है वो विश्व की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्थाओं में मानी जाती है और अनेक संविधानों से इसको हमने प्राप्त किया है। लगभग 90 वर्ष के एक लंबे उपनिवेशवाद के बाद जब हम आज़ाद हुए थे तो हमने ब्रिटेन से बहुत कुछ ग्रहण किया था। पूरे स्वतंत्रता आंदोलन में हमने बहुत कुछ सीखा था, बहुत सी महत्वाकांक्षाएं प्रस्तुत की थी। इन सब को हमने अपने इस संविधान में समावेशित किया है, उसी में शामिल किया है ताकि हम आगे चलकर भूल ना जाएं कि हमारी किस प्रकार की महत्वाकांक्षाएं थीं। ब्रिटेन से हमने बहुत कुछ लिया क्योंकि उसी के आधार पे हम 90 साल अपना शासन चलाते रहे थे, इसलिए उससे काफी कुछ हमने ग्रहण किया। लेकिन संविधान निर्माताओं में ये भावना भी थी कि हमें विश्व के श्रेष्ठतम संविधानों को समझना चाहिए, उनका अध्ययन करके उनके कुछ गुणों को अपने संविधान में लाना चाहिए। इसीलिए हमने अमेरिका की जहां न्याय व्यवस्था को स्वीकार किया, कनाडा के संघवाद को स्वीकार किया, ब्रिटेन के संसदीय शासन की व्यवस्था को स्वीकार किया, तो हमने जापान से उसके अधिकार और कर्तव्य का अध्याय भी ले लिया। यहाँ तक कि जो संख्या है, तीसरा अध्याय जापान में भी अधिकार और कर्तव्य बताता है और भारत के संविधान में भी हमारा तीसरा अध्याय कर्तव्य और अधिकारों पे ही आधारित है। तो हम वहां से बहुत कुछ लेकर आए जो दूसरे देशों का था और इनको अपने देश में मिलाकर आत्मा लेकिन हमने उसकी भारतीय बना दी। इसलिए क्योंकि हम जानते थे कि विदेशों से हम श्रेष्ठतम गुण तो ले सकते हैं, लेकिन संविधान हमारा होना चाहिए, उसकी आत्मा भारतीय है, तत्व जरूर विदेशी हैं। जो कोई विदेशी तत्व हमें अच्छा लगा उसे ग्रहण किया, जो नहीं लगा उसे अस्वीकार कर दिया। इसके साथ साथ हम लोगों ने एक चीज और की जो कि हमारे उपनिवेश काल में हमने सीखी थी कि ब्रिटेन का संविधान आज तक लिखित संविधान नहीं है, वो अभी भी अभिसमय और परंपराओं पे आधारित है। कुछ ऐसे उनके हिस्से हैं जो कि लिखे हुए हैं, लेकिन एक ग्रंथ के रूप में ब्रिटेन का संविधान पढ़ा नहीं जा सकता। हमको लगा कि ये हमारे लिए आवश्यक है कि हमारा संविधान लिखित और निर्मित हो। इसीलिए ये जो सभा बनाई गई थी उसको काम सौंपा गया कि वो एक प्रभुत्व संपन्न सभा के रूप में, एक विधायिका के रूप में काम करे और एक ग्रंथ को तैयार कर दे। इस ग्रंथ में हमारे सारे नियम लिखे हुए हों ताकि स्पष्टता या अनिश्चितता को खत्म करने का कोई भी अगर काम हो तो वो हम कर सकें, स्पष्टता लाई जाए और किसी प्रकार की अनिश्चितता या फिर किसी प्रकार की कमजोरी हमारे संविधान में न रह जाए। इसीलिए हमने एक लिखित और निर्मित संविधान तैयार किया जिसमें कि हमने विश्व भर के सारे अच्छे गुण समाहित किए हुए हैं। एक और चीज हमारे संविधान की प्रमुखता मानी जाती है कि हमने संघवाद तो लिया, लेकिन ये संघवाद भी अपने आप में एक अनोखे तत्व को लेकर आता है। हमने कहीं भी वर्ड फेडरेशन या संघ का ना इस्तेमाल करके इसको यूनियन ऑफ स्टेट्स कहा है। ये भी अपने आप में एक अनोखा तत्व है क्योंकि हमने यहाँ पर संघवाद और उसकी अच्छाइयों को ग्रहण कर लिया है एक तरफ, दूसरी तरफ जो एकीकृत सरकारें होती हैं उनकी एकता का भाव, जुड़ाव का भाव भी हमने अपने संविधान में सम्मिलित किया हुआ है। इसीलिए इसको एक मिश्रित संविधान कहा जाता है या क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, जिसमें कि संघवाद भी है, लेकिन संघवाद के बाद हमने ये भी शामिल किया है कि हमारे देश की एकता और अखंडता को किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचे।
हम पूरे देश को एक रखना चाहते थे, उसको छोटे छोटे खंडों में बांटना नहीं चाहते थे। इसीलिए नागरिकता भी हमने एक ही दी हुई है। अगर हम अमेरिका की व्यवस्था देखते हैं तो वहां पर उन्होंने 2 नागरिकताएं अपने हर नागरिक को प्रदान की हुई हैं। व्यक्ति अमेरिका का नागरिक भी होता है और एक प्रदेश का नागरिक भी होता है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में हमने किसी तरह की प्रादेशिक नागरिकता प्रदान नहीं की। हमारे लिए हर भारतीय, चाहे वो पंजाब में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, चाहे तमिलनाडु में हो, हमारे लिए वो भारतीय है। और इसीलिए हम केवल इकहरी नागरिकता की व्यवस्था अपने संविधान में अपना कर चलते हैं। ये भी हमारे संविधान में एकता के सूत्र में बांधने वाला एक तत्व है, हम सबको एकीकृत रखने वाला एक सूत्र है। इसके अतिरिक्त हमने बहुत सारे और ऐसे तत्व भी लिए हैं जो पूरे देश को एक कड़ी में बांध के रखते हैं। हर धर्म के लिए, हर जाति के लिए, हर प्रांत और भाषा के लिए हमने प्रावधान किए हुए हैं अपने संविधान में। किसी को भी किसी से कम नहीं माना गया है और ये भी जताता है कि हमारे लिए हम सब भारतीय हैं का नारा ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी कारण आप देखते हैं, चाहे हॉकी का मैदान हो, चाहे क्रिकेट का मैदान, चाहे किसी देश में आपदा आई हो, प्राकृतिक या फिर बाहरी देशों के द्वारा, हर समय हमारा हिंदुस्तानी जय हिंद का नारा लगाता है। वो किसी प्रांत का नारा नहीं लगाता, वो किसी भाषा या किसी क्षेत्र के आधार पर नहीं बढ़ता। ये जो भाव है ये हमारे संविधान में ही नहीं था और इसी ने हमारी जनता को एक सूत्र में बांधकर रखा हुआ है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो हमारे संविधान में और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। कुछ समय में इन सब को पिरो पाना, एक ही सूत्र में बांध पाना तो मुश्किल है, लेकिन हम ये जरूर कहेंगे कि हमारा जो अधिकारों का क्षेत्र है वो इतना विस्तृत है कि लगता है कि हर नागरिक की हर महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए बनाया गया है। हमारे मौलिक अधिकार न केवल हम नागरिकों को देते हैं, बल्कि कुछ अधिकार तो हम उन लोगों को भी देते हैं जो केवल भारत में रह रहे हों और यहाँ के नागरिक ना हों। ये मौलिक अधिकार 6 हैं संख्या में, लेकिन इतने विस्तृत हैं कि हमारे जीवन के हर आयाम को, हर पहलू को इसमें कहीं ना कहीं बांध लिया गया है। अपराधी के लिए भी हमने कुछ सुरक्षाओं की व्यवस्था कर दी है। स्वतंत्र नागरिक के लिए पढ़ने का अधिकार, संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, धर्म की रक्षा का अधिकार, ये भी हमने सब पहले से ही संविधान में समाहित किए हुए हैं। किसी को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि उसके लिए कोई क्षेत्र छूटा रह गया है। हमारे मौलिक अधिकार इतने विस्तृत हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारे जो संविधान निर्माता थे उनको लगा कि कुछ अच्छी चीजें हैं जो शायद देश आजाद होते ही शामिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके पास साधन नहीं होंगे। और इसलिए हमने एक अलग अध्याय बना दिया जिसको कि अध्याय 4 कहा जाता है और नीति निर्देशक तत्व का नाम दिया गया, जिनमें कि हमने उन चीजों को सम्मिलित कर दिया जो कि संविधान निर्माण के समय हमें लगा कि शायद लागू नहीं की जा पाएंगी। और इसलिए इसमें वो राय हैं, वो शिक्षा है, वो कुछ ऐसे प्राविधान हैं जो कि संविधान निर्माता लिख गए 1947 से 1950 के बीच, और आज तक इनको हम लागू कर रहे हैं। यही प्रमुख तौर पे जो हमने शुरू में कहा कि मार्गदर्शक के रूप में संविधान का एक कार्य कर रहे हैं, क्योंकि हमारा इतिहास वहाँ नजर आता है जहाँ हम गांधी जी के सिद्धांतों को सम्मिलित करते हैं। हमारा इतिहास वहाँ नजर आता है जहाँ हम राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में बात करते हैं और अपने सारे पुराने कार्यक्रमों को शामिल करते हैं। वर्तमान वहाँ है जहाँ हमने विश्व भर के सबसे अच्छे गुणों को सम्मिलित करके लागू कर दिया है और आज की जो पीढ़ियां हैं उसका प्रयोग कर रही हैं। और भविष्य हमारे संविधान का वहाँ नजर आता है जिसको कि हम अध्याय 4 कहते हैं, और वहाँ नीति निर्देशक तत्वों में हम भविष्य की योजनाएं बनाकर रख देते हैं, संजो कर लोग उसको रख गए हैं ताकि आगे आने वाली सरकारों के लिए कोई कमी ना रह जाए अच्छे विचारों के, और उनके आधार पे हम आगे बढ़ सकें।
तो ये हमारे संविधान में एक प्रमुख गुण था जो कि हमने आयरलैंड के संविधान से लिया। हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारा अपना विचार था, क्योंकि आयरलैंड के संविधान में भी हम नीति निर्देशक तत्वों को पाते हैं और वहाँ से ही हमने इसको ग्रहण कर लिया। जापान से हमने तीसरा अध्याय का जब शब्द लिया था तो शुरू में हमने केवल अधिकार लिखे थे, लेकिन आगे चलकर हमने कर्तव्यों को जोड़ा और कर्तव्यों को इस तीसरे अध्याय में जोड़ने के बजाय हमने चौथे अध्याय में नीति निर्देशक तत्वों के अंत में जोड़ दिया। ये वो कर्तव्य हैं जो नागरिकों को याद दिलाते हैं कि एक अच्छे भारतीय के रूप में उन्हें कौन से काम करने चाहिए, किस प्रकार से अपने देश को आगे ले जाने के लिए काम करना चाहिए। और अगर आज के समय में हम विज्ञान की और वैज्ञानिकतावाद की बात करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा संविधान पहले से ही वैज्ञानिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने की बात करता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि 70 साल हो जाने के बाद हमारे संविधान में कोई भी ऐसा तत्व है जो कि पुराना है या आज के समय में समसामयिक नहीं रह गया है, क्योंकि संविधान निर्माताओं ने इस प्रकार के शब्दों को जोड़ा था जिससे कि आगे चलकर भी कभी भी इसका महत्व कम ना हो जाए। इसी वजह से हम लोग ये पाते हैं कि ये संविधान विश्व के सबसे लंबे संविधानों में हो गया, क्योंकि हमने इसका आधार 1935 के अधिनियम को बनाया था। वो अपने आप में ही बहुत लंबा अधिनियम था। फिर हमने उसमें 1947 के स्वतंत्रता अधिनियम को शामिल किया, उससे उसमें थोड़ा और सार आया। फिर हम उसके बाद हर प्रांत, हर भाषा, हर जाति, हर धर्म के लिए जब सोचने लग गए तो संविधान में नई चीज़ें जुड़ती चली गईं और उनके जुड़ने की वजह से संविधान एक बहुत ही लंबा दस्तावेज हो गया। ये कभी कभी आलोचना की जाती है कि ये संविधान इतना लंबा है और शायद इसकी वजह से इससे दिक्कतें आती हैं, लेकिन हम अभी भी ये मानेंगे कि अगर लिखा ना जाता तो अनिश्चितता और रहती, कोई स्पष्ट चीज़ ना होने से कमी रह जाती और हम शायद भूल जाते कि 1950 के पहले क्या हुआ था। इसलिए हमारे संविधान में हर चीज़ लिखी हुई है और उसको केवल सही व्याख्या करने से हम समझ सकते हैं कि क्या भाव उस समय था और आज के समय के लिए हम उसको अगर बदलना चाहें तो संशोधन के लिए तो वहाँ पर प्राविधान है ही। शुरू में हमारे पास 395 अनुच्छेद थे, 395 आर्टिकल्स। आज 444 आर्टिकल्स तक हम बढ़ चुके हैं और संविधान में 104 संशोधन कर चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि ये 104 सारे अभी तक चल रहे हैं, कुछ किए गए, बाद में लगा कि ये संविधान सही नहीं है तो उनको हमने फिर से संशोधित कर दिया या बदल दिया। हमारा संविधान 3 प्रकार की संशोधन गतिविधियों को शामिल करता है। कुछ वो हिस्से जो कि लचीले हैं, आसानी से परिवर्तित हो सकते हैं एक सामान्य कानून के समान। कुछ वो भाग जिनमें कि हम एक विशेष प्रकार के बहुमत की मांग करते हैं और कुछ वो भाग जिसमें कि विशेष बहुमत के बाद हम ये भी मानते हैं कि हमारे प्रदेश भी अपनी राय वहाँ दे दें। इससे अच्छा संविधान हम कहाँ से लाएंगे जो हर व्यक्ति, हर समूह, हर धर्म, हर जाति का ध्यान रखता हो और हर परिस्थिति के अनुसार अपने आप को परिवर्तित करने के लिए तैयार हो। इसीलिए केवल औपचारिकता ही नहीं है, बल्कि हमें उन सब लोगों का स्मरण करते हुए जिन्होंने कि संविधान सभा में भाग लिया और इस संविधान का निर्माण किया, आज भी अपने संविधान दिवस को मनाना चाहिए और गर्व और उल्लास के साथ मानना चाहिए कि हम भारतीय हैं और हम अपने संविधान को हर समय, हर परिस्थिति में सुरक्षित रखेंगे और उसका सम्मान करेंगे। जय हिंद, जय भारत।